नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा एमपीपीएससी उत्कर्ष चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक नए विषय पर जिसका नाम है एराविकुलम नेशनल पार्क। और ये चर्चा में क्यों है इसी के ऊपर हम बात भी कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पर्यावरण में आ सकता है और ऐसे अन्य आयामों में भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि एराविकुलम नेशनल पार्क बहुत प्रसिद्ध हो गया है? तो इसका कारण है, आप देख ही पा रहे होंगे, ये दिख रहा है आपको ये पशु, इसका नाम है नीलगिरी तहर। जी हां, नीलगिरी तहर के कारण से ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। अब नीलगिरी तहर क्यों फेमस बनाती है? तो इसका प्रमुख कारण है कि नीलगिरी तहर जो है वो केवल एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में पाई जाती है और इसके प्रजनन मौसम के लिए केवल 1 फरवरी से ये बंद होने वाला है, इसीलिए ये और भी अधिक फेमस होने वाला है। अब क्या है, क्यों है और किस लिए से मैं इस बारे में डिटेल में आपसे बात कर रहा हूं, चलिए एक बार और डिटेल में जानते हैं। तो ये नीलगिरी तहर है, ये नीलगिरी तहर कहां मिलती है? तो ये एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में मिलती है और इसके प्रजनन का मौसम के लिए 1 फरवरी बंद हो जाएगा। यही वो रीजन है जिसके कारण से हम इस पे आज बात करने वाले हैं। तो नीलगिरी जो तहर है, जो बहुत ही कम मात्रा में बचे हैं, यह इसका जो प्रजनन काल है, ये प्रजनन काल 1 फरवरी से 31 मार्च के बीच में ये बंद रहने वाला है। क्यों? इसका कारण है कि नीलगिरी तहर का ये प्रजनन काल है और प्रजनन काल है और इनकी संख्या चूंकि कम है, इसी कारण से ये बहुत चर्चा में विशेष में रहने वाला है। नीलगिरी तहर क्या है? तो IUCN ने इसे लुप्त प्राय रूप में प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है, इसीलिए इनकी संख्या बढ़ सके, इसीलिए से ये बहुत विशेष है कि नीलगिरी तहर के कारण से ये एराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये कुछ समय के लिए बंद होने वाला है। आप जानते ही हैं कि वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है वो 1972 है। इसकी सूची 1 के तहत भी इसे क्या किया गया है? प्रोटेक्टेड किया गया है, इसे संरक्षित किया गया। आप इस फोटो में देख सकते हैं, यही नीलगिरी तहर दिखाई देती है। इसके अलावा हाल ही में आप देख सकते हैं IUCN के साथ तमिलनाडु द्वारा नीलगिरी का सर्वेक्षण भी किया गया है और इनकी संख्या लगातार बहुत कम आंकी गई है। अब आखिरकार ऐसा क्या विशेष होता है कि नीलगिरी तहर के प्रजनन काल को लेकर हम इतनी लंबी बात कर रहे हैं? तो इसकी विशेषता यह है कि नीलगिरी तहर का जो प्रजनन काल होता है वो आमतौर पर फरवरी से लेकर, अभी जो गर्मी धीरे धीरे बढ़ने वाली है अब, तो फरवरी से लेकर अप्रैल के अंत तक होता है। अब इनका गर्भ जो होता है, जो गर्भधारण के बाद जो पूरा अवस्था है, ये अवस्था भी लगभग 180 दिन से 242 दिन के मध्य पाई जाती है। इसके अलावा ये नर मादा से बड़ा होता है और गहरे रंग का होता है। आप कैसे पहचानेंगे? तो जो नर मादा होता है, जो नर मादा से बड़ा और गहरे रंग का, ज्यादा डार्क रंग का दिखाई देता है और उसकी पीठ पर चांदी की काठी जैसी धब्बे दिखाई देते हैं। तो जब आप इनको देखोगे तो इसमें धब्बे जैसी आकृतियां भी दिखाई देती है। जो जंगली रूप में नीलगिरी तहर है, इसका औसत जीवन प्रत्याशा कितने साल होती है? 3 से 3.5 साल के बीच में होती है, अर्थात बहुत लंबा इनका जीवन काल नहीं होता है। परंतु जो अनुमानित माना जाता है कि अधिकतम ये कितना जी सकते हैं, तो अधिकतम ये 9 साल तक जी सकते हैं। पर आप जानते हैं कि जो कार्य है, जो शाकाहारी जीव होते हैं, उनका लंबा जीवन काल नहीं होता है। और तेंदुए इस प्रजाति का प्राथमिक शिकारी होता है। तो तेंदुआ जहां भी मिलेगा तो वो इसको शिकार बना लेता है और इसका जीवन काल जो होना चाहिए 9 साल का, वो लगभग अभी जीवन प्रत्याशा यदि देखें तो 3 से 3.5 साल के बीच में दिखाई देती है। एक नर, जो एक वयस्क नर को क्या कहा जाता है भाई, किस रूप से जानता है? तो सैंडल बैग के रूप में भी जाना जाता है। तो एक प्रश्न आ सकता है आपके पास कि किस प्रकार की है, किस पशु के नर को सैंडल बैग के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो नीलगिरी तहर के जो नर होता है उसे ही इस रूप में जाना जाता है। जबकि मादा नीलगिरी तहर 1 वर्ष में कितने बार गर्भ धारण कर सकती है? तो 2 बार गर्भ धारण कर सकती है और इनकी संख्या जो निरंतर कम हुई है, इसी कारण से हम इसे पढ़ रहे हैं। और नीलगिरी तहर के बारे में बात करें तो ये एक तरह की कैसी बकरी है? तो भूरे रंग की एक जंगली बकरी है। अब बकरियां तो हमने बहुत देखी है, पर नीलगिरी तहर इनमें बहुत विशेष बन जाती है, चूंकि ये एक IUCN में कैसी है भाई, रेड डेटा बुक में, अर्थात बहुत कम मात्रा में बचे हुए प्राणियों में शामिल होती है। इस नीलगिरी तहर का एक बहुत प्राचीन जीव के रूप में माना जाता है। इसे वहां के लोग क्या कहते हैं? तो वरेयाडू के नाम से वहां के स्थानीय लोग इसे जानते हैं, ये आप याद रख लीजिएगा। नीलगिरी तहर से पहले
इसे किस नाम से जानते थे? तो इसे हेमित्रागस के नाम से भी हम जानते थे। तो हेमित्रागस के नाम से इसे पहले जानते थे। 2005 में, याद रखिएगा, 2005 में रोपिकेट एम हसनैन की ने, है ना, फाइलोजेनेटिक शोध के बाद इसका सामान्य नाम बदलकर क्या कर दिया? नीलगिरी टैग्रिस के नाम से कर दिया है। तो याद रखिएगा, पहाड़ों के ऊपर भी ये निवास करती हुई दिखाई देती है। जिसका नाम किस साहित्य में मिलता है? तो नीलगिरी तहर का नाम संगम साहित्य, संगम लिटरेचर में भी हमें दिखाई देता है। इसके अलावा नीलगिरी तहर का उल्लेख तमिल महाकाव्य किसमें मिलता है? तो शिल्पादिकराम और शिव कासिंदामणि के में भी दिखाई देता है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी साहित्य रचनाएं हैं जो साउथ इंडिया में दिखाई देती है, वहां पर भी ये दिखाई देता है। इसके अलावा दाविदर 1963 में नीलगिरी के पठार पर नीलगिरी तहर की जनगणना करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो कौन व्यक्ति है भाई? तो इनका नाम है दाविदर। तो दाविदर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार किसका किया था? तो उन्होंने नीलगिरी तहर का पहली बार क्या किया था? आकलन किया था, इनकी आंकड़ा, इनकी जनसंख्या को निर्धारित किया था। इसके अलावा ये कहां मिलती है? ईस्टर्न घाट में मिलती है कि वेस्टर्न घाट में मिलती है? तो भाई ये हमें वेस्टर्न घाट में मिलती है, अर्थात ये हमें पश्चिमी घाट में मिलती है, इसलिए इसे वेस्टर्न घाट का प्राइड, पश्चिमी घाट का गौरव कहा जाता है। और ये कहां का राजकीय पशु है? तो ये तमिलनाडु का राज्य पशु या राजकीय पशु के रूप में देखा जाता है। WWF वर्ल्ड वाइड फाउंडेशन इंडिया ने 2008 में नीलगिरी तहर को अपना संरक्षण के तहत काम भी चालू किया था। तो अच्छी बात है, इसका संरक्षण होना भी चाहिए। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने इसके संरक्षण जागरूकता के लिए 22 अक्टूबर 2023 को प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर भी लॉन्च किया। तो बहुत अच्छी बात है, देखो एक जंगली बकरी जो तमिलनाडु के राज्य पशु भी है, इसका संरक्षण किया जा रहा है और यह बहुत अच्छा विषय है। मानव के द्वारा किए गए अच्छे कामों में, अद्वितीय कामों में एक काम ये दिखाई भी देता है। इसके अलावा एराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये दुनिया में सबसे अधिक घनत्व के साथ नीलगिरी तहर का सबसे बड़ी जीवित आबादी का घर भी है। तो एराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम देखते हैं, ये दुनिया के सबसे अधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है। सोचिए इतने सारे जीव जंतु रहते हैं, ये इसे और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। इसके अलावा नीलगिरी तहर को यदि आपको देखना है तो आपको नीलगिरी जा सकते हैं। इसके अलावा आप अनामलाई जा सकते हैं, रायपीपला या राजपीपला जा सकते हैं, श्रीविल्लीपुथुर जा सकते हैं, मेघामलाई की पहाड़ियां जा सकते हैं, वेस्टर्न घाट के दक्षिणी छोर तक ये आपको देखने को मिल जाती हैं, जो इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता दिखाई देती है। अब जो हम आज बात कर रहे हैं, इसे क्यों बात कर रहे हैं? तो इसका कारण है नीलगिरी तहर की वर्तमान स्थिति क्या है। तो IUCN ने इसे किस डेटा बुक में रखा है? तो इसे श्रेणी में रखा है लुप्त प्राय, भाई खत्म ही हो चुकी हैं, इसलिए बचाना है। नीलगिरी तहर अपनी विशिष्ट विशेषता रखती हैं। ये जो वेस्टर्न घाट है, ये जो पश्चिमी घाट है, इन खड़ी ढलानों पे आसानी से चढ़ जाती हैं। तो वही लिखा है कि पश्चिमी घाट की खड़ी ढलानों में चढ़ने के लिए गुरुत्वाकर्षण विरोधी कौशल रखती, आसानी से जैसे हम मैदान में चलते हैं, ये पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती हैं। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसे वहां के लोग, स्थानीय लोग क्या कहते हैं? तो वरेयाडू के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण दिन 1972 है, इसे सूची 1 के तहत हम प्रोटेक्ट भी करते हैं, संरक्षित भी करते हैं। और WWF, अभी मैंने बताया था, वर्ल्ड वाइड फंड एंड नेचर्स के द्वारा 2015 में एक अनुमान के अनुसार इनकी संख्या मात्र कितनी बची है? तो 3122 बची, मात्र 3122 पूरी बची हुई हमें दिखाई देती है। अब ये तो हो गया नीलगिरी तहर के बारे में। अब हम चलते हैं एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कि आखिरकार एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहां है। तो ये जो है, ये बेसिकली कहां पर है? तो ये केरल के इडुक्की और एर्नाकुलम जिले में, अर्थात इट इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। ये पश्चिमी घाट का भाग दिखाई देता है। आखिरकार इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कितना है? तो इसका क्षेत्रफल 97 वर्ग किलोमीटर में दिखाई देता है। ये विशेष है। इस राष्ट्रीय उद्यान को दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो अनाईमुडी है, जो एग्जाम में आ भी सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या दिखाई देती है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, ये क्या दिखाई देती है? तो ये अनाईमुडी दिखाई देती है, जिसकी ऊंचाई 2695 है। वर्ष 1975 में वन्य जीव अभ्यारण्य तथा 1978 में राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया भी गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो देखिएगा 1975 में से वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। इसके अलावा 1978 में ये राष्ट्रीय उद्यान बन गया। 12 साल में एक बार यहां एक बहुत सुंदर फूल भी खिलता है, जिसे कहा जाता है नील कुरिंजी। क्या आपने ये कभी फूल देखा है?
यदि देखा है तो कमेंट कीजिएगा और नहीं देखा है तो भी कमेंट कीजिएगा, जिससे पता भी चलता है कि हमारे अधिकारी इसे देखने के लिए उत्सुक हैं या नहीं है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो 12 साल में एक बार ये फूल खिलता है और ये फूल अब अगली बार कब खिलेगा, लगभग तो 2030 में इसे खिलने की उम्मीद है। तो 12 साल में एक बार ये फूल खिलता है और अगले बार ये खिलेगा 2030 में। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता दिखाई देती है। इसके अलावा पार्क जो है, ये नेशनल पार्क जो है, ये बहुत सारे प्रकार के यहां पर जीव जंतु रहते हैं, जिनमें से नीलगिरी तहर यहां की मुख्य रूप से आप यहां पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बोलूं तो 132 से अधिक प्रजाति के एर्नाकुलम एराविकुलम में अपना घर मानती बहुत सारे प्रकार के यहां जीव जंतु भी आपको देख सकते हैं। 101 प्रकार की तितलियां, सोचो कितनी प्यारी जगह होगी जहां पर एक अनेक प्रकार की हमें तितलियां देखने मिलती है। इसके अलावा नीलगिरी तहर जिसे विशेष रूप से देखा जाएगा, क्योंकि ये लुप्तप्राय जीव के रूप में देखते हैं, इसलिए भी हम यहां पर इसे देखने जा सकते हैं। इसके अलावा यहां अनेक प्रकार की वनस्पतियों को भी आप जाकर देख सकते हैं। अब देख लेते हैं एक बार कि केरल के कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो इनमें से है नेयार, पांची, परम्बिकुलम, वायनाड, इडुक्की, पेम्पारा, है ना, थटिक्कड़, शेंदुर्नी। इसके अलावा चिन्नार, चिमनी, है ना, अरलम, मंगलावरम, कुरिंजीमाला, है ना, चूलनूर, मालाबार नेशनल पार्क, कोट्टियूर वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना, करीमपूजा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके अलावा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो एक है पेरियार और दूसरा है परम्बिक वन्यजीव अभ्यारण्य या बाघ अभ्यारण्य। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यहां के महत्वपूर्ण ये क्या दिखाई देते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य भी दिखाई देते हैं। यहां पर यदि मैं बोलूं तो यहां पर हो जाएगा पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। तो याद रखिएगा ये सब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो एराविकुलम आपने देख लिया, साइलेंट वैली जिसे शांत घाटी भी कहा जाता है, एमपीपीएससी कई बार इसका बारे में पूछ चुका है। इसके अलावा अनमेदी शोला राष्ट्रीय उद्यान, चूंकि एमपीपीएससी पश्चिमी घाट और साइलेंट वैली को लेकर बहुत एक्टिव है, इसलिए भी आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आने की संभावना दिखाई देती है। पंपदम शोला राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान यहां पर दिखाई देते हैं। अब दोस्तों ये वही फूल है जो 12 साल में लगभग एक बार खिलता है, इसका नाम है नील कुरिंजी। जी हां, तो ये कौन सा फूल है, तो ये फूल का नाम है नील कुरिंजी, जो कितने साल में खिलता है, लगभग 12 साल में खिलता है। और ये फूल अगले बार कब खिलेगा, तो ये अगली बार 2030 में खिलने की संभावना है। तो यही देख लेते हैं, ये नील कुरिंजी, नील का अर्थ होता है नीला और कुरिंजी का अर्थ होता है फूल, तो नील कुरिंजी यहां से आया, इसका वैज्ञानिक नाम आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसे नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का उपनाम के आधार पर इसका नाम नील के नाम से रखा गया है। ठीक, तो इसी के नाम पे इस पर्वत का नाम नीलगिरी पड़ा है। इसके अलावा नील कुरिंजी का खिलना, है ना, मुथुवन नामक स्थानीय आदिवासी समुदाय के लिए शुभ माना जाता है। तो यदि पूछ ले कि किस समुदाय के लिए इस फूल की महत्वता है, तो मुथुवन जो जनजातीय समुदाय यहां रहता है उसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नील कुरिंजी का वैज्ञानिक नाम भी है और केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क में स्थित कौन सी नदी, कुंता नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नील कुरिंजी के क्षेत्र में जो साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो कुंता नदी प्रवाहित होती है। ये फूल कितने मीटर में, तो 1300 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर देखा जा सकता है। यहां पर 30 से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ये लगातार अपनी ऊंचाई को प्राप्त भी करता है। इसके अलावा पलियान जो जनजाति है, कौन सी जनजाति, तो पलियान जो जनजाति है, जो बेसिकली लोकेट करती है तमिलनाडु में, यह अपनी आयु की गणना के लिए नील कुरिंजी का उपयोग करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो अपनी आयु के लिए इस नील कुरिंजी फूल की गणना करती है, तो उसके आधार पर देखा जाता है। नील कुरिंजी कितने साल में खिलता है, तो प्रत्येक 12 साल में खिलता है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में संवेदनशील रूप में इसे वर्गीकृत भी किया गया, अर्थात बहुत कम मात्रा में यह खिलता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा इसका आकर्षक रंग बैगनी और नीले रंग का होता है, जैसा आपने फोटो में देख लिया था। इसके अलावा इसका जो अद्वितीय पुष्पन चक्र है और पारिस्थितिकी के अनुसार चुनौतियां इस पेड़ पौधों को बहुत ज्यादा और क्या कर रही है, समस्याग्रस्त करती जा रही है। इसके अलावा देख लीजिएगा, इसकी अधिकांश प्रजातियां जो है तमिलनाडु केरल में ही मिलती है और ये बेसिकली नीलगिरी के क्षेत्र में मिलता हुआ दिखाई देता है। अब हाल ही में इसके बारे में क्या करना है, तो हाल ही में जो वेस्टर्न घाट है, इस वेस्टर्न घाट के संथानपारा क्षेत्र के कालीपारा की पहाड़ियों में नीलगिरी के कुरिंजी के 6 नई किस्में मिल गई हैं।
ये इसलिए इसको भी अभी करंट में हाईलाइटेड बनाता है। तो कई बार आपसे अलग अलग तरह की चीजें पूछ सकता है, कौन कौन सी किस्म मिली हैं, ये किस्मों के नाम लिख दिए, आप इसको जरूर देखिएगा। पर नीलगिरी तहर के बारे में जब भी आपसे कोई क्वेश्चन आए तो पूरा विश्वास है कि आप इसको जरूर बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। तो मुलाकात फिर से आपसे होगी अगले वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रहिए और करंट की ऐसी जानकारी के लिए लगातार जुड़ रही उत्कर्ष क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।